इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप वाले विवाद पर सीधा जवाब है कि देश में अभी भी पूरी तरह से तानाशाही लागू नहीं हुई है, लेकिन प्रोसेस में है। आज के इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से मुद्दे पर मोदी जी तानाशाह बनने की कोशिश तो किए, लेकिन लोकतंत्र के आगे मोदी जी को हारना पड़ा, बैकफुट पर आना पड़ गया। और कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें 2024 में जीत के बाद सबसे पहले मोदी जी लागू करेंगे, और आप इस आखिरी चुनाव के बाद क्या कुछ होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा तो पता चल जाएगा कि वाकई देश में अभी भी देश जो है वो डिक्टेटरशिप की ओर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन 2024 में जैसे ही नरेंद्र मोदी की जीत हो जाएगी तब देश में डेमोक्रेसी नहीं डिक्टेटरशिप होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ आदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश में कुछ समय से, कुछ सालों से ऐसा कुछ हुआ या ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके चलते आप अभी भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है 30% जिंदा है। भले ही लोकतंत्र वेंटिलेशन में है, लेकिन जिंदा है, क्योंकि पिछले 5 सालों में कुछ अहम मुद्दों पर मोदी जी को पीछे हटना पड़ा, और 2024 में जीत के बाद सबसे पहले मोदी जी उन मुद्दों पर कब्जा पाएंगे। 5 points that proves Modi is not a dictator because he failed। पहला, कोलिजियम प्रोसेस को मोदी सरकार खत्म नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण सुधार किया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल 2014, जिसे एनजेएसी कहा जाता है, जिससे भारत की न्यायिक नियुक्ति यानी जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार और कोलिजियम प्रणाली को खत्म करना है। 11 अगस्त 2014 को लोकसभा में पेश किया गया था इसे। बाद में संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे पारित भी किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल को असंवैधानिक घोषित कर दिया, यह तर्क देते हुए कि सरकारी प्रभाव से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इसे खारिज करते हैं। जबकि मोदी सरकार किरण रिजिजू को ढाल बनाकर पिछले 2 सालों से लगातार एनजेएसी को लागू करके कोलिजियम को खत्म करने का प्रयास करती हुई नजर आई, ताकि जो जजों की नियुक्ति है उसमें सरकार उनकी नियुक्ति करे। लेकिन अगर 2024 चुनाव में मोदी जी की सत्ता वापसी होती है तो सबसे पहले कोलिजियम को खत्म करके एनजेएसी को लागू किया जाएगा, जिसके जरिए जजों की नियुक्ति, न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति सरकार तय करेगी। और इसी पर दोस्तों ये दिखाता है कि देश में अभी भी डिक्टेटरशिप राज जो है वो नहीं है, तानाशाही पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि मोदी जी कोलिजियम के मुद्दे पर फेल साबित हुए। दूसरा, कृषि कानूनों को लागू ना कर पाना। 2020 में मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों को साथ जो है वो 3 काले कानून वो लेकर के आए, जिसे कृषि क्षेत्र में सुधार करने की कोशिश की गई थी। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, फार्मर्स प्राइस एश्योरेंस एग्रीमेंट एंड कल्चरल सर्विसेज एक्ट एंड द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के जरिए अपने पूंजीपति दोस्तों को, अडानी अंबानी को खूब फायदा पहुंचाने के लिए कोशिश करी। सरकार ने भूमिहीन किसान, मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान थे वो नई दिल्ली की ओर कूच करे और सभी दिल्ली जाने वाली मेन हाईवेज पर विरोध शुरू किया, जिसके बाद मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी। और कॉर्पोरेट लॉबी के साथ मिलकर के मोदी जी ने जो प्लानिंग, जो आप कह सकते हैं कि प्लानिंग उन्होंने बनाई थी, वो पूरी तरह से चौपट हो गई। सरकार ने जल्द ही उन कानूनों को वापस ले लिया, लेकिन जैसे ही मोदी जी 2024 चुनाव जीतेंगे तब किसानों की भलाई छोड़कर कॉर्पोरेट लॉबी की भलाई के चलते फिर से किसी और तरीके से इन 3 काले कानूनों को वापस सरकार लेके आएगी, और यहीं पर सरकार हार गई थी। इसलिए अब अभी भी हम कह सकते हैं कि देश में लोकतंत्र जिंदा है।
तीसरा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA, एक कानून बनाया गया जिसे लागू नहीं किया गया। सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश उन व्यक्तियों की, वहां से आने वाले उन व्यक्तियों की सहायता के लिए 1955 के नागरिक अधिनियम में संशोधन किया और 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA पारित किया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो अपने यहां धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत चले आए, पहले वो आप कह सकते हैं कि एक तरह से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई जो उचित दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करते थे या इस दस्तावेज की खत्म के बाद भी वो भारत में रहते थे, उन्हें अवैध माना जाता था और CAA के चलते उन्हें नागरिकता दी जाएगी। CAA का उद्देश्य इस प्रक्रिया को सरल बनाना है। ऐसे में व्यक्ति जो कि 31 दिसंबर 2014 तक, उससे पहले भारत आए, उन्हें अधिक उदार नियमों के तहत नागरिकता दे दी जाएगी, देश में रहने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन इसमें मुसलमान समाज जो है वो इसमें शामिल नहीं है। इस संशोधन का मतलब है कि उन्हें अब अवैध नहीं माना जाएगा और वे भारत में स्थायी रूप से निवास कर सकते हैं। हालांकि विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया गया था। इसे लेकर जब पूरे देश में हंगामा हुआ तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और आज तक किसी को भी संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता नहीं दी गई। यानी 2019 में इसे ले आना और बाद में 5 साल तक सरकार इसे लागू नहीं कर पाई, जो दिखाता है कि सरकार सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA पर पूरी तरह से फेल साबित हुई। लेकिन 24 में अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो सबसे पहले देश में CAA लागू किया जाएगा। चौथा, समान नागरिक संहिता यानी UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। भाजपा के घोषणा पत्र में लंबे समय से शामिल होने के बावजूद मोदी सरकार ने कभी भी समान नागरिक संहिता यानी कि UCC को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। असम में पॉलीगैमी को लागू किया गया, उत्तराखंड में UCC के कुछ पार्ट को लागू किया गया, पूरे UCC प्रोसेस को लागू नहीं किया गया। लेकिन पूरी तरह से UCC लागू समुचित भारत में करने की हिम्मत मोदी जी में नहीं है। केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी कानून लाने से पहले जनता की भावना और विरोध को नजरअंदाज नहीं कर पा रही है। अगर किसी भी मुद्दे पर मोदी जी डर रहे हैं, सरकार डर के मारे पीछे हट रही है, तो आप मानिए कि देश में लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। लेकिन तीसरी बार जीतने के बाद ये डर सरकार के मन में रहेगा या हट जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप लिख के रख लीजिए कि जैसे ही 2024 में मोदी जी की सत्ता वापसी होगी तो सरकार के मन का ये जो डर है ना, ये और नहीं रहेगा और समुचित भारत में UCC अगले 2 साल के भीतर लागू हो जाएगा। पांचवा, महिला आरक्षण, एक स्थगित परियोजना जिसे लाया ही इसलिए गया था कि ये अभी लागू नहीं हो सकता। इस अधिनियम के उद्देश्य ये रहा कि महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित करना है। हालांकि सरकार की सुई जो है ना, सिर्फ घोषणा पर ही अटकी हुई है। इसे सरकार लागू नहीं कर सकती क्योंकि महिला आरक्षण जनगणना और उसके बाद सीट आवंटन के लिए परिसीमन पर निर्भर है, जिससे इसकी प्रभावशीलता कम से कम 2029 के पहले लोकसभा चुनाव से पहले जो है इसे लागू नहीं किया जा सकता। यानी मनमर्जी से सरकार इसे ला तो सकती है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में पास भी करा सकती है। लेकिन इसे लागू करने के लिए संविधान के मुताबिक आपको सबसे पहले जनगणना कराना होगा। यानी लोकतांत्रिक नियमों के आगे मोदी जी यहां पर भी हार मान गए और 2029 से पहले ये महिला आरक्षण जो कानून लाया गया, बिल जो लाया गया, इसे सरकार लागू नहीं कर सकती। यानी लोकतंत्र के आगे इन 5 मुद्दे पर जो है ना, नरेंद्र मोदी को, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, जो दिखाता है, जो साबित करता है कि हमारे देश में अभी भी लोकतंत्र वेंटिलेशन पर ही सही आखिरी सांसें गिन रही है, लेकिन जिंदा है। पूरी तरह से लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है, जो दिखाता है कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर तो नहीं है, क्योंकि इन महत्वपूर्ण मुद्दे पर नरेंद्र मोदी पूरी तरह से इन मुद्दों पर हार मानती हुई नजर आई।
ऐसे में आप हमें बताइए कि इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं। क्या आप वाकई मानते हैं कि अभी भी देश में लोकतंत्र तो जिंदा है, लेकिन 24 में मोदी की सत्ता वापसी के साथ साथ लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा एंड इंडिया विल बिकम अ डिक्टेटरशिप कंट्री? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ, निष्पक्षता के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।